प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, G20 शिखर सम्मेलन की, जैसा कि विष्णु प्रकाश जी कह रहे थे कि अभी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनमें G20 को सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना जा सकता है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं उनमें से। और इसका असर भी सबसे ज़्यादा हो सकता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आर्थिक हमने बात की कि कोरोना के बाद जो पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था है उसकी रिकवरी कैसे हो, इस पर फोकस रहेगा। एक विशेषज्ञ के तौर पर आप और क्या देखते हैं, G20 के फोकस में और क्या कुछ रह सकता है? G20 का जो एजेंडा है, आप यदि देखें कि उनकी बातचीत किन विषयों पर होने वाली है, जैसे जी। अभी विदेश सचिव ने भी इसमें कहा है, हम्म। तो उनकी आर्थिक नीतियों के अलावा और भी बहुत से मुद्दे हैं जो उनको लगता है कि आज उनकी जिम्मेदारी है। चाहे वो ये सर्वव्यापी महामारी को लेकर हो या फिर जो पर्यावरण की बात है, क्लाइमेट चेंज की बात हो, और उसके साथ साथ ये इकोनॉमिक रिकवरी की जो आपने बात कही, तो बहुत से दूसरे मुद्दों में भी आज G20 अर्थव्यवस्थाओं को, मैं कहूंगा, देशों को नहीं कहूंगा, लगता है कि उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो इसलिए है कि आप देखें कि इन 20 देशों में दुनिया के सबसे ताकतवर अति आधुनिक तकनीक वाले देश भी शामिल हैं जी। सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं भी यही हैं, और सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश भी वहां हैं। पर्यावरण की बात करें तो पहला, दूसरा और तीसरा देश जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी महसूस करता है कि क्लाइमेट चेंज को किस तरह से वो रोक सकते हैं, वो भी इन 20 देशों में होते नजर आते हैं। तो वो, चाहे वो पर्यावरण को लेकर क्लाइमेट चेंज को किस तरह से उसके जो नकारात्मक असर है रोकना है उसको, या फिर पेंडेमिक में वैक्सीन की जो इनइक्वालिटी है, जैसे इन 20 देशों की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि इनके यहाँ जितना वैक्सीनेशन लग चुका है वो सबसे गरीब देश जो सब सहारन अफ्रीका की बात करें उनसे 15 गुना ज्यादा है यहाँ लग चुका है। और दुनिया की एवरेज से भी ये 4 गुना या 5 गुना ज्यादा वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो अपने जनसंख्या को जब ये, चाहे वो समृद्धि दें या स्वस्थ देते हैं, तो विश्व के बहुत बड़े तबके को आप देखें कि वो समृद्धि और सुरक्षा और स्वस्थ मिल जाता है। तो अपने देशों की तो जिम्मेदारी है ही इन पर उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जो ये वैक्सीन इनइक्वालिटी की बात चल रही है आजकल के, बहुत से वायदे हुए थे, जैसे अभी भी एम्बेसडर साहब ने कहा कि वो शुरू में ही पिछले साल 5 ट्रिलियन डॉलर की बात हुई थी कि वो 5 ट्रिलियन डॉलर का एक तरह से मसौदा बनाएंगे G20 देश, और उस तरह से बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेने वाले थे। तो उसमें कुछ रुकावट हुई क्योंकि कुछ देशों में अपने आप ही महामारी बहुत तेजी से बढ़ी और ध्यान उनका अपने नागरिकों की तरफ बढ़ गया। तो उसको किस तरह से वापस, जो उनकी अपने नागरिकों के अलावा पूरी विश्व पर क्या उनकी जिम्मेदारी है और किस तरह से वो वैक्सीन मुहैया करा सकते हैं। आप देखें, भारत और साउथ अफ्रीका शुरू से कह रहे हैं ये जो वैक्सीन बनाने की टेक्निक है वो सबको खुलेआम जो प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं, पेटेंटिंग की बात करते हैं, इस वक्त नहीं करनी चाहिए, ताकि उसका उत्पादन तेजी से बढ़ाया जा सके। बिल्कुल। और भारत ऐसा देश है कि बहुत सस्ते दामों पर वो वैक्सीन दुनिया भर को दे सकता है। तो ये जो उनकी जिम्मेदारी आपस में, चाहे वो समृद्धि, आर्थिक वृद्धि दर या पर्यावरण या वैक्सीन की है, वो 20 देशों की अंदरूनी जिम्मेदारियां तो है ही। और मुझे लगता है कि इस वक्त जब आपको देखते हैं कि कुछ स्थिरता आई है सारे माहौल में, ये जो सर्वव्यापी महामारी से कुछ हद तक राहत मिली है देशों को, तो मुझे लगता है कि अब इस शिखर सम्मेलन में उनकी विश्व स्तर पर क्या जिम्मेदारी है और उस सहयोग को, उस योगदान को कैसे तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर खास चर्चा मुझे लगता है कि ध्यान केंद्रित होगा। और क्योंकि ये 2 दिन पहले हो रही है पर्यावरण शिखर सम्मेलन से पहले, तो मुझे लगता है कि पर्यावरण पर भी काफी ध्यान उनका। जैसे भारत की प्राथमिकता की जब हम बात कर रहे हैं, तो जैसा हेल्थ गवर्नेंस का मुद्दा, हम सब जानते हैं कि भारत लगातार विकासशील देशों के मुद्दों को मुखरता के साथ वहाँ पर उठाता रहा, आवाज़ देता रहा है, लेकिन हेल्थ गवर्नेंस और साथ में इस बार जो टैक्स की चोरी का मामला है, जलवायु परिवर्तन पर हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, और इसके साथ वैक्सीन की प्रामाणिकता की अनुमति, ये भी एक मुद्दा भारत की तरफ से बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय आवागमन है उसमें मान्यता संबंधी जो कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उसमें G20 देश जब इकट्ठे होंगे तो वो बहुत अच्छा फोरम होगा कि वहाँ पर इन मुद्दों पर चर्चा करके इसको सुलझाया जाए। प्रोफेसर सिंह।
आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने की बात होती है तो उसमें यातायात का खुलना जरूरी हो जाता है। जब आप आपस में आदान प्रदान नहीं करेंगे, लोगों का आवागमन रुक जाएगा, तो उसमें तेजी से वृद्धि दर जीत पाना थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किल होता है, और वो सभी देशों की, वो विश्व की एक समस्या बन सकता है। वो किसी एक देश की बात उसमें नहीं हो रही, और आपस में जो वैक्सीन है उनको मान्यता मिलने की बात यहाँ जरूरी हो जाती है, बजाय के एक तरह का जिसको हम कहते हैं कि वैक्सीन नेशनलिज्म को लेकर हम आगे बढ़े, उसको लेकर राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़े कि हमारा वैक्सीन आपसे अच्छा है जी। मुझे लगता है कि वो मान्यता आपस में दी जानी चाहिए, और प्रमाण मिल चुके हैं कि जहां जहां वैक्सीन हुआ है उसका सीधा अच्छा असर भी सामने आया है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी हाल ही में WHO का एक काउंसिल ऑन इकोनॉमिक हेल्थ फॉर ऑल रिपोर्ट अभी जारी हुआ है। वो इसी हेल्थ गवर्नेंस को सुधारने को लेकर 3 तरह की रणनीति वो सामने लाते हैं कि एक तो सबसे पहले हेल्थ सेक्टर को बहुत ही ज्यादा अहमियत देकर सीधा निवेश वहां होना चाहिए। दूसरा कि वहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर जो है वो उसको मैक्सिमाइज करना चाहिए, अपने जो उसकी उत्पादन है या उसका निर्यात है, आयात है। और तीसरा कि जितनी भी रुकावटें हैं उसमें जी, पेटेंट्स की, IPR की बात हो, या फिर लोगों के आयात आने जाने में जो रुकावटें बन रही हैं वो बात हो, तो जो अड़चने हैं उस पर रुकावट होनी चाहिए। तो ये हाल ही में रिपोर्ट जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने जारी की है उसमें ये हेल्थ गवर्नेंस की बात सामने आई है उसको लेकर। तो मुझे लगता है कि भारत एक तरह से, क्योंकि आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की तरह से जाना जाता है, तो आप देखें कि बहुत सी वैक्सीन आज वो भारत में उत्पादन करना शुरू कर रहे हैं। तो क्या भारत में उत्पादन जिन वैक्सीन का होगा उनको विश्व स्तर में मान्यता में कुछ अड़चन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जाहिर है कि यदि वो दुनिया भर की कंपनियां यहाँ उत्पादन करना चाहती हैं तो उसमें कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, और आयात जाना आना लोगों का जो है आदान प्रदान आपस में वो तेजी से खुलना चाहिए, और मुझे लगता है खुल भी रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे हौसला बढ़ेगा देशों का कि एक तरह से काबू पा लिया है हमने महामारी पर, तो मुझे लगता है धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं कि हमारे चाहे अंदरूनी जो निर्णय भारत में हैं, चाहे स्कूलों को खोलना हो या रेस्टोरेंट्स को खोलना हो, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी एक दूसरे देश में आने जाने की जो है वो यातायात खुलने शुरू हो गए हैं। तो जैसे भरोसा बढ़ेगा मुझे लगता है कि उससे जरूर ज्यादा आपस में जो वैक्सीन है उनको मान्यता मिलेगी। और एक छोटी सी बात मैं जोड़ दूं, क्योंकि आपने कहा कि अफगानिस्तान पर बात होनी चाहिए या होगी या नहीं होगी, मुझे लगता है बहुत ही ध्यान से और बहुत ही एक तरह से सोच कर अफगानिस्तान के मुद्दे को जैसे देखें कि वो उस एजेंडा में नहीं डाला गया है। उसमें शायद मुश्किल ये है कि आप देखेंगे धीरे धीरे ये 2 देश रूस और चीन जो अफगानिस्तान में बहुत ही प्रभावशाली हैं, वो अपने आप को अलग थलग करते जा रहे हैं। तो ऐसा शंकाएं भी हैं कि वो चाहे वो क्लाइमेट चेंज समिट हो या वो G20 समिट हो, क्या राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वहां आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो बढ़ती हुई एक तरह से शंकाएं हैं आपस में, उसको लेकर वो अफगानिस्तान के मुद्दे को एजेंडा पर नहीं रखा गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वो साइडलाइंस में जो जिसको हम कहते हैं जरूर होगी उस पर चर्चा, उस पर बातचीत जरूर होगी, क्योंकि वो संकट जो है वो मानवता के लिए संकट, जो एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वहां, उसको एड्रेस करने के लिए सारे देश तैयार हैं। और जब भी कोई उसकी बात करता है तो सभी देश बहुत उसमें शामिल होकर योगदान करना चाहते हैं। तो साइडलाइंस में वो बात होगी, मुझे नहीं लगता कि उसको एजेंडा पे लाएगा। जरूर। अब